साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। रीट लेवल 2 साइंस पढ़ रहे हैं अपन मेन एग्जाम के लिए। उसके अंतर्गत आज अपना तीसरा टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन तथा अपचयन। इसको अपन ने 10th क्लास NCERT तथा 10th क्लास की RBSC बुक के छठे चैप्टर से लिया है। देखो, इससे पहले अपन ने ये पढ़ा कि पदार्थ जो होते हैं वो अपना जब रूप बदलते हैं तो दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन ही होने का मतलब क्या है? कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। बिना केमिकल रिएक्शन कोई रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता। इस रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है? हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या सकता है? होता ही है, कुछ न कुछ तो होता ही है। इन चारों में से कोई न कोई एक काम जरूर होगा। अवस्था का परिवर्तन होगा। अवस्था 4 प्रकार की होती है मुख्यतः। ठोस के लिए अपन सॉलिड S से व्यक्त करते हैं, लिक्विड के लिए अपन L से व्यक्त करते हैं, कुछ जलीय विलयन है AQ लगाते हैं उसके लिए, और गैस के लिए G से व्यक्त करते हैं। तो अवस्था में कोई परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो सकता है रिएक्शन के दौरान, और तापमान में कोई परिवर्तन आ सकता है रिएक्शन के दौरान। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनमें से कोई एक काम हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो 2MgO का फॉर्मेशन होता है। अब ये दो अभिकारक हैं, इनसे ये एक उत्पाद बनाओ, और इस अभिकारक और उत्पाद की इस प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, जिसको अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख दिया। ये इस अभिक्रिया में ये ध्यान रखने वाली बात है, या किसी भी अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान है वो बराबर होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अभिकारकों तथा उत्पादों के अंदर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के मध्य क्या बने हुए बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं, वह नए बॉन्डों का निर्माण हो जाता है, नए बंध बन जाते हैं। अब ये कैसे टूटता है, कैसे संयोग करते हैं, कैसे नए बंध बनते हैं, किस प्रकार से अभिकारक जुड़े, कितने उत्पाद बने, कितने अभिकारक काम आए, उन सब के आधार पर अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। एक एक को ध्यान से सुने आप। सबसे पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, एडिक्शन अभिक्रिया। इसमें अभिकारक जुड़ जाते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऐड हो जाते हैं। तो ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या हो गए, जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जुड़े हैं और एक प्रोडक्ट बना है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखो, A है एक पदार्थ, B है, दोनों जुड़े और A भी बन गया। उदाहरण के रूप में देखो, कोयले का दहन, कार्बन ऑक्सीजन जुड़े, CO2 का निर्माण हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़े, 2MgO का फॉर्मेशन हो गया। 2S2 तथा O2 जुड़े, 2H2O का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन है, H2 जुड़ा, और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 447 केल्विन टेम्परेचर पर 100 एटमॉस्फेयर दाब के ऊपर CH3 का फॉर्मेशन हो गया, गैस है एक। अमोनिया का निर्माण होता है, N2 गैस 3H2O गैस के साथ जुड़कर 2 अमोनिया गैस का निर्माण करती है, अमोनिया के अणु बनाती है। इसी प्रकार अमोनिया व HCl मिलकर नौसादर का फॉर्मेशन करते हैं, NH4Cl का निर्माण करते हैं। ये सभी के सभी 6 रिएक्शन क्या है? ये सभी के सभी रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया हैं, जिसमें दो या दो से अधिक, या दो ही मान लो, अभी तो इनमें तो दो ही है, बाकी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करेंगे, उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं। इसके विपरीत अभिक्रिया, अगर एक अभिकारक से दो या दो से टूटकर एक अभिकारक से टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। जस्ट पहले वाले का उल्टा। ये देखो, यहां पर एक कोई ये अभिकारक है,
ए और बी मिलकर टूट गए अलग अलग, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं, पहले वाले की उल्टी। अब किसी चीज का डिसोसिएशन होने के लिए कोई तो कारण रहा होगा ना। हो सकता है ताप के कारण डिसोसिएशन हुआ हो, विद्युत के कारण हुआ हो, प्रकाश के कारण। इस आधार पर ये रिएक्शन 3 प्रकार की हो सकती हैं। जैसे विद्युत अपघटन, तो किसी कोई यौगिक है, उसकी द्रव या गलित अवस्था है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी अपन ने। जैसे जल है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो 2H2 तथा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार से 2 NaCl के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी तो 2Na और Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं? किसी अभिकारक को तोड़कर उत्पादों में कन्वर्ट किया जा रहा है टेम्परेचर देकर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तापमान 2, तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट 2PbNO3 को टेम्परेचर 2, तो वो PbO NO2 और आपके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक अभिकारक है, उससे 3 उत्पाद बन गए। इस एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन गए। ऐसी अभिक्रिया वियोजन या प्रकाशीय अपघटन भी है। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया। इसको किस में काम में लेते हैं? श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इस प्रकार की रिएक्शन को काम में लिया जाता है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हुआ, इससे पहले वाला ताप की उपस्थिति में, इससे पहले वाला विघटन हुआ विद्युत की उपस्थिति में। कोई सा ही किसी तरह से हुआ हो, लेकिन एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में कन्वर्ट हो गया। इसे क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, एक उदाहरण समझो। आप कहीं जा रहे हो, आपके जेब के अंदर पर्स है, कोई चोर आया, उसने आपका पर्स निकाल के अपने पास रख लिया। थोड़ी दूर बाद में आपने देखा कि भाई मेरा पर्स तो गायब हो गया। इसका मतलब इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आपका पर्स आपसे कनेक्ट था, उसका विस्थापन किसी दूसरे के पास हो गया, दूसरा जानबूझ के उसको खींच के ले गया। एक तो ये तरीका। एक कोई चीज है वो अपने आप किसी दूसरे के पास चली जाए। दूसरा उदाहरण समझो, कक्षा के अंदर बैठे हो, आपका कोई कक्षा में नॉर्मल मित्र बन गया, छुट्टी हो गई, बाहर जा रहे हो और आप अपने मित्र के साथ घूम रहे हो, जा रहे हो, घर पे पहुंच रहे हो, इतने में कोई आपका बहुत घनिष्ठ मित्र मिल गया सामने, तो आप उस मित्र को छोड़ दोगे जो कि साधारणतया नॉर्मल मित्र है आपका, उसको छोड़कर आप अपने घनिष्ठ मित्र से मिलने चले जाओगे। अरे भैया तू कब आया, उससे हालचाल पूछोगे, उसके साथ रहोगे, चलो चाय पीते हैं, घर चलते हैं, तमाम सारी बातें होंगी, जबकि आपने पहले वाले मित्र को छोड़ दिया क्योंकि आपकी घनिष्ठता किसी दूसरे के साथ ज्यादा है। तो क्रियाशीलता जिस तत्व के साथ ज्यादा होती है, जिस यौगिक की दूसरे यौगिक के साथ, जिसके साथ क्रियाशीलता ज्यादा होती है, जिस परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ क्रियाशीलता ज्यादा होती है, अणु की ज्यादा क्रियाशीलता होती है, तो वो क्या करेगा? अभिकारक में परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। देखो ए और बी साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन सी बीच में आ गया, तो ए ने क्या कर दिया? बी को निकाल दिया, बी निकल गया ऐसे, और ए के साथ कौन जुड़ गया? ए सी जुड़ गए और आपके बी अलग हो गया। देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर ने सल्फेट के साथ अपना संबंध बना रखा है, लेकिन बीच में जिंक आ गया, तो जिंक के आने से सल्फेट बोला भैया मैं तो तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तो जिंक के साथ जाऊंगा। तो ये सल्फेट है ना, वो जिंक के साथ चला गया। क्यों गया ये? क्योंकि इस सल्फेट की जिंक के साथ में बंधुता बढ़िया है, क्रियाशीलता जिंक के साथ शानदार है, बजाय किसके? कॉपर के। तो ये सल्फेट है, कॉपर को छोड़कर जिंक के साथ चला गया, ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट के साथ फिर जाती हुई यहां पर बेचारे के साथ कॉपर सल्फेट है, आयरन डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट ने आयरन को सल्फेट ने कॉपर को छोड़ दिया, आयरन के साथ चला गया और फेरस सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन कर दिया। डायग्राम के रूप में समझो इसको। देखो ये मान लो किसी स्थान के ऊपर कॉपर सल्फेट का विलयन है, किताब में 10वीं क्लास में डायग्राम दे रखा है, CuSO4 का विलयन है, ये थोड़ा नीले कलर का होता है। आपने इसके अंदर एक कील डाल दी लोहे की, ये आयरन है। कुछ समय बाद आप देखोगे, अभी ये लोहे की कील एकदम साफ सुथरी शानदार है, लेकिन कुछ समय बाद देखोगे कि लोहे की कील के ऊपर तो भूरे रंग की परत चढ़ गई
और ये विलियन है ना, ये कैसा हो गया, ये नीले से फीका पड़ गया, सफेद सा पड़ने लग गया। मतलब इसमें से सल्फेट निकल कर कहां चले गए, उस कील के ऊपर चले गए, तो FeSO4 बन गया और ये विलियन थोड़ा सा हल्का पड़ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर विस्थापन हो गया। लेड है उसके साथ में, ये आपने देखे यहां पर CuSO4 का दोनों तरफ, यहां पर CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, उसके साथ लेड जुड़ गया। अगर लेड आ गया तो क्लोराइड छूट गया, किससे, कॉपर से हट गया और ये लेड के साथ चला गया, तो PbCl2 बन गया, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। मतलब कोई भी कंपाउंड किसी के साथ है तो वो अधिक क्रियाशीलता की तरफ जाएगा, जिसके साथ बंधुता ज्यादा है, जिसके साथ एफिनिटी ज्यादा है, जिसके साथ लगाव ज्यादा है, जिसके साथ प्रेम ज्यादा है, स्नेह ज्यादा है, उसके पास चला जाएगा और पहले वाले को छोड़ देगा। एक उदाहरण और समझो, आप 100 रुपए लेके गए दुकानदार के पास और दुकानदार को बोला कि भैया 2 किलो चीनी दे दो, तो आपने उसको 100 रुपए दिए और बदले में उसने आपको 2 किलो चीनी दी, या जितनी भी 100 रुपए की आती है उतनी उसने चीनी दे दी आपको। तो आपने उसको 100 रुपए दिए, बदले में उसने चीनी दी, तो काम दोनों का हुआ, उसको द्विविस्थापन बोल दीजिए। उसके पास पैसे चले गए, आपके पास चीनी आ गई। देखो यहाँ पर A और B जुड़े हुए थे, C और D जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों का साथ मिलना हुआ, तो A ने कहा कि भैया मेरी बंधुता किसके साथ है, C के साथ, D के साथ ज्यादा है तो मैं D के साथ जाऊंगा, और B ने कहा कोई बात नहीं मेरी बंधुता C के साथ ज्यादा है तो मैं C के साथ चला जाऊंगा। तो A D के साथ चला गया और C B के साथ चला गया। मतलब दो तरफ से क्या हुआ, विस्थापन हुआ, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉपर सल्फेट को जब 2NaOH के साथ डाला ना, तो कोई बात नहीं, अब की बार कॉपर सल्फेट के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सल्फेट चला जाएगा इधर तो आपके OH आ जाएगा इधर, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया और इधर सोडियम सल्फेट बन गया। इधर देखो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिक्स हुए तो कॉपर ने हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर ली, सोडियम ने सल्फेट के साथ क्रिया कर ली, इस प्रकार से दो उत्पाद बन गए। सिल्वर नाइट्रेट को जब पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करवाई गई तो सिल्वर क्लोराइड के साथ चला गया और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया, मतलब 2 बार क्या हो गया विस्थापन, इसलिए उसको द्विविस्थापन बोलते हैं। इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड से क्रिया करवाई तो सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। नाम से पता चल रहा है ऐसी अभिक्रिया जो धीरे धीरे होती है मंद अभिक्रिया, और जो अभिक्रिया तेज तेज होती है उसको तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। मंद को देखो, अब आप बोलोगे सर मंद अभिक्रिया क्यों करवानी, कई बार तो करवाई जाती है मंद अभिक्रिया और कई बार अपने आप होती है। जंग लगने वाली प्रक्रिया कई सालों की प्रक्रिया है, एक दिन में जंग नहीं लगता। आप किसी लोहे पे कितना ही डाल दो, ऐसा नहीं कि 5-7 मिनट में जंग लग जाए, नहीं लगेगा। दिनों महीनों और सालों चलने वाली प्रक्रिया है। जब लोहे के साथ में आपके ऑक्सीजन और जल मिलते रहते हैं तो सालों साल बाद में Fe2O3 का निर्माण होता है, जो कि क्या है, जंग .3H2O का फॉर्मेशन होता है, जंग का सूत्र है ये। 2KClO3 को अगर हीट दी जाए तो 2KCl प्लस O2 के अंदर ये कन्वर्ट होता है, पर धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार से CH3COOH C2H5OH के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इनका निर्माण होता है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। अब तीव्र प्रक्रिया, तेज गति से होने वाली, NaOH को HCl से क्रिया कराओ, NaCl प्लस H2O 10⁻⁻10 सेकंड में क्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जिसका अर्ध आयु काल है 10⁻12 सेकंड। मतलब इस अभिक्रिया में अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए या आधे अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए 10⁻12 सेकंड की आवश्यकता पड़ती है। 10⁻12 सेकंड में आधे अभिकारक इसमें बदल जाते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उसी परिस्थिति में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः इन्हें तीर के निशान से नहीं बल्कि कोष्टक से दर्शाते हैं, या फिर तीर का निशान बनाएंगे तो आधा आधा तीर का निशान बनेगा 2 साइडों में। इस अभिक्रिया में कभी भी उत्पाद और कभी भी अभिकारक खत्म नहीं होते, क्योंकि जैसे मान लो ये A और B है, C बना रहे हैं, उत्पाद बन रहा है ना, लेकिन अगर ये इस प्रकार की रिएक्शन होता है तो C वापस किस में कन्वर्ट होता रहता, A प्लस B में, तो कुछ इधर बनता रहता और कुछ वापस कन्वर्ट होता रहता, तो कभी अभिकारक खत्म नहीं होते। जैसे A प्लस B, या तो इसको ऐसे दिखाएंगे 1 और 2, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या फिर इस तीर के निशान से दिखाएंगे आधे तीर से। यहाँ पर ये अग्र अभिक्रिया है और ये वापस गई ना, वो क्या है, वापस आई है, ये पश्च अभिक्रिया है, प्रतीप अभिक्रिया है। जैसे मान लो NH2 प्लस 3H2O प्लस 2H
NH3। अगर ये सामान्यतः अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये कुछ समय बाद में सारे के सारे अभिकारक अमोनिया में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कभी खत्म ही नहीं होते पूरे, क्योंकि ये इसमें बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत वापस इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन द्वारा O2 तथा CO2 का परिवहन एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ऐसी अभिक्रिया जो एक डायरेक्शन में चलती है, एक दिशीय होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसमें उत्पाद उसी में वापस अभिकारकों में नहीं बदलते, उन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक ही दिशा में होने वाली क्रिया, इसमें अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है और वो किसमें कन्वर्ट होते जाते हैं, उत्पादों में कन्वर्ट होते जाते हैं। इन्हें तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। C+O2 मिलकर जब CO2 बन गया तो किसी भी सूरत में वापस से C+O2 में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको कार्बन और ऑक्सीजन बनाना तो कोई और ही तरीका अपनाना पड़ेगा, इस अभिक्रिया के द्वारा ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन होना या रिडक्शन होना या उपचयन होना या अपचयन होना, दोनों साथ हो गई प्रक्रिया तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एक थोड़ा सा ढंग से समझो, मैं अगर ये बोलूं कि किसी चीज का ऑक्सीकरण हुआ है तो मैं 4 काम में से कोई एक काम हुआ होगा, या तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई होगी उस रिएक्शन में, ठीक है, या ऋण विद्युतीय तत्वों की वृद्धि हुई होगी, या हाइड्रोजन निकला होगा, या धन विद्युतीय तत्व निकला होगा। 4 काम में से कोई एक काम जरूर हुआ होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि अपचयन हुआ है, इसका मतलब भी 4 काम हुए होंगे लेकिन जस्ट उल्टे। क्या मैं कह रहा हूं अपचयन हुआ तो या तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, या धन विद्युतीय जुड़ा होगा, या ऑक्सीजन निकला होगा, या ऋण विद्युतीय निकला होगा। ये 4 काम इधर होते हैं तो अपचयन होता है, 4 काम इधर होते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। और मैं इसको सरल कर दूं, देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना मतलब अपचयन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण और ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना मतलब अपचयन। तो धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना निकलना मतलब ऑक्सीकरण और जुड़ना मतलब अपचयन। इसी प्रकार से परमाणु तत्व का इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और परमाणु तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। और थोड़ा समझो, उदाहरण ले, देखो अभी मैंने इधर तो समीकरण लिखी है और इधर जो नंबर लिखे ना 1 4, ये नंबर लिखे 7 5 9, तो ये इन संख्याओं को बता रहे हैं, इधर वाली को, इसको बता रहे हैं, इन नंबरों को बता रहे हैं, है ना। पहला देखो, पहला क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण। ये सारे के सारे उदाहरण ऑक्सीकरण के हैं। तो इसमें क्या है, देखो दोनों रिएक्शन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इधर ऑक्सीजन जुड़ी, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है। हाइड्रोजन निकली तो इसमें देखो H2 निकला, इसमें H2 निकल रही है दोनों में, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीकरण है। तीसरे नंबर पे क्या, 7 नंबर की बात बता रहा है अगला, 7 नंबर पे क्या बता रहा है, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। इसके अंदर धन विद्युतीय तत्व निकल रहे हैं, Ki+Cl2 में, ये वाली बात हो गई। और इधर इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व निकल रहे हैं, उसको क्या बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहे हैं, तो ऋण विद्युतीय तत्व इसका मतलब जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉन का देखो क्या है, त्यागना। देखो इस इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहां पर सोडियम था, इलेक्ट्रॉन त्यागते इस पे प्लस चार्ज आ गया, 2 था यहां पर चार्ज, प्लस का 3 हो गया, 3 था 4 हो गया, बिल्कुल नहीं था 1 हो गया, प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस चार्ज बढ़े, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है उस पर, माइनस चार्ज बढ़े, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर अपचयन हो रहा है। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, ऑक्सीकरण के। इसी प्रकार से ये उदाहरण किसके हैं, अपचयन के। तो देखो यहां पर अपचयन का मतलब पहला बात ऑक्सीजन का निकलना, तो देखो ये वाला बात है 2 नंबर पे, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन निकल रही है दोनों में। अब ऑक्सीजन निकलने को इधर निकल गई ना, फिर बता रहे हाइड्रोजन जुड़ना भी अपचयन है, तो इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही है, इसमें क्या है, दोनों में हाइड्रोजन जुड़ रही है। फिर 8 नंबर पे क्या बता रहा है अगला, 8 नंबर पे धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो देखो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना यहां पर, तो इसके अंदर ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना।
और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं, तो यहां पर माइनस चार्ज आ गया। यहां पर देखो 2 था प्लस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो केवल अब न्यूट्रल हो गया ये। इतनी सारी बातें आ गई। अब इसको भी मैंने और सरल कर दिया। दोनों अभिक्रिया साथ होंगी तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे Zn प्लस CuSO4, जब ZnSO4 प्लस Cu बना, अब देखो इसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। जब ZnSO4 में बदला, इसका मतलब उसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन हट गया बेचारे का, इसका क्या हो गया, अपचयन। इसी प्रकार से इस रिएक्शन के अंदर इसमें देखो Fe2O3 है, इसका ऑक्सीजन हट गया, केवल Fe बच गया, इसका मतलब रिडक्शन हुआ, इसका अपचयन हुआ है। जबकि CO के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 हो गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो यहां पर उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थों के द्वारा अपचयित करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें अपचायक करते हैं। मतलब जिनका ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहते हैं, जिनका अपचयन होता है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। दो विपरीत बातें याद रखना। इतनी बातें देखो। अब थोड़ा सा और सरल कर दिया मैंने। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन निकलेगी, या विद्युत ऋणी तत्व जुड़ेंगे, या विद्युत धनी तत्व निकलेंगे, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इतना मतलब ऑक्सीकरण में हो रहा है। अपचयन में जस्ट इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन निकलेगी, या हाइड्रोजन जुड़ेगी, या विद्युत ऋणी तत्व निकलेंगे, या विद्युत धनी तत्व जुड़ेंगे, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रहण किया जाएगा। ठीक है। और सरल तरीके से बताऊं आपको, और तरीका बताऊं। देखो, शब्द आपने लिया अपचयन। अपन कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं अप डाउन कर रहा हूं, जाके आते हैं ना किसी स्थान पे तो अप डाउन करता हूं, मैं स्कूल में अप डाउन कर रहा हूं। तो अपन अप डाउन करते हैं ना, तो ये दोनों अपने हाथ हैं, ये बढ़ते हैं, चलते हैं ना, दोनों हाथ हैं, ये बढ़ते हैं, और यही एच का निशान है। तो अप डाउन के अंदर एच बढ़ेगा, हाथ बढ़ेंगे ये। इतनी बात याद रख लो। अब अगर अप डाउन में एच बढ़ा तो ओ क्या हुआ, कम हुआ। एक चीज बढ़ाओ और एक चीज घटाओ। मतलब अगर एच बढ़ रहा है या एच जुड़ रहा है और ओ निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपचयन है। अब इसका उल्टा कर दो, एच निकल रहा है और ओ जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर ऑक्सीकरण है। ठीक है। इसी प्रकार से अपचयन और ऑक्सीकरण को याद कर सकते हो। एक रिएक्शन होती है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल और क्षार के जुड़ने पर लवण व जल बने, ये क्या है, उदासीन अभिक्रिया है। HCl प्लस Na जुड़ा तो NaCl प्लस H2O का निर्माण हो गया। अब अगर दोनों प्रबल होंगे ना, तब न्यूट्रल pH कितनी होगी, 7 होगी। यहां पर सोचो, इसकी मात्रा अम्लता की ज्यादा हो, ये प्रबल हो और ये दुर्बल हो, तो क्या होगा, भाई pH कम होगी। और ये प्रबल हो और ये दुर्बल हो, इसका मतलब क्या होगी, pH ज्यादा होगी। क्योंकि पीएच का मतलब ही क्या था, अपने पहले बताया था, 0 से लेकर 14 तक का पीएच की रेंज होती है। 7 न्यूट्रल है, इधर का मामला बढ़ता है तो अम्लता बढ़ेगी, इधर का मामला बढ़ता है तो क्या आएगी, क्षारता बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर कोई इधर से दुर्बल है और इधर से प्रबल है, जुड़ गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, पीएच 7 से कम है। इसी प्रकार से इधर से दुर्बल है, इधर से प्रबल है, इसका मतलब पीएच 7 से ज्यादा है। यही बातें यहां पर बता रखी है, उदाहरण दे रखे हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। अब जिस दर से रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनको स्वयं उसी दर से होने दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने में कई वर्षों लग सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाए उसके लिए कैटलिस्ट काम करते हैं, उत्प्रेरक काम करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और खुद अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे 2KClO3, इसके अंदर MnO2 अगर मिला दिया टेम्परेचर के साथ में तो ये रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो, वनस्पति तेल के अंदर अगर H2O डालते हैं तो वनस्पति घी बनता है, लेकिन इसमें Ni निकिल और मिला दिया उत्प्रेरक के रूप में तो अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है, जल्दी उत्पाद बनते हैं। प्रकार देखो, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इधर देखो, यह अभिकारक गैस है, यह अभिकारक गैस है, उत्प्रेरक गैस है और उत्पाद भी गैस है।
इधर ये अभिकारक लिक्विड है, ये अभिकारक लिक्विड है, ये जो उत्प्रेरक है वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड है, इधर ये जलीय विलयन लिक्विड है, ये जलीय विलयन लिक्विड है, मतलब सब एक ही अवस्था के हैं, इन्हें बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। जहां पर उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद एक ही अवस्था के हों, अलग अलग अवस्था के हों, उनको बोलेंगे विषमांगी। यहां देखो गैस है, ये गैस है, ये गैस है, लेकिन उत्प्रेरक सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, और ये क्या बना, सॉलिड बना, तो क्या है, विषमांगी। एक बात, क्रिया के आधार पर ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। 2KClO3 में अगर MnO2 मिला दिया तो ये रिएक्शन बनेगी, तो जल्दी रिएक्शन होगी, उसको धनात्मक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ग्लिसरॉल मिला दिया तो ये जल और ऑक्सीजन में लेट कन्वर्ट होगा, बहुत धीरे हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। अब धीरे हो गई तो क्यों काम मिलाना उसको, भाई आपको तो अभिक्रिया तेज करनी है ना, तो अगर किसी अभिक्रिया को धीरे करना तो मिलाना क्यों। कई बार ऐसा होता है कि अपन चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो, उसको कन्वर्ट होने से रोकने के लिए उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं। जैसे अपने पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अपन नहीं चाहते कि जल्दी से वो H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके अंदर क्या मिला दिया, थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दिया, जानबूझकर प्रक्रिया को क्या कर लिया, धीरे किया गया। लैब के अंदर 2CHCl3 पड़ा है और उसके अंदर ऑक्सीजन मिलते ही आपको पता है कि वो फोस्जीन एक विषैला तत्व बनाएगा, विषैला रसायन बनाएगा। उसकी प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, बेहद धीमा करने के लिए क्या मिला देते हैं, उसमें इथेनॉल मिला देते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में इथेनॉल मिला दे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत धीरे हो जाएगी, मतलब ये ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। स्वतः उत्प्रेरक, जब उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने लग जाए। एथिल एसीटेट में जब जल मिलाया तो ये चीज बनी है, रिएक्शन अभिक्रिया ये थोड़ी धीरे शुरू होती है, लेकिन जैसे कुछ उत्पाद बन गए ना तो वो खुद उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं और कुछ समय बाद में अभिक्रिया क्या हो जाती है, अपने आप ही तेज हो जाती है, उसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक आपको पता है सारे एंजाइम आते हैं। यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए यूरिएज एंजाइम काम कर रहा है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज नामक एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है। ये दोनों क्या है, जैव उत्प्रेरक है। तो सुक्रेज है, यूरिएज है, आपके माल्टेज है, ये सब क्या है, लाइपेज है, ये सारे के सारे जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। आप चाहते हैं भाई उत्प्रेरक से अकेले से पार नहीं पड़ रही, तो उत्प्रेरक भी थोड़ा तेज काम करने लग जाए, उसके लिए आते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जो खुद क्या है, उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन उत्प्रेरकों के काम को तेज कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते, जैसे मान लो N2+3H2O में रिएक्शन करी और 2 अमोनिया बनाए, इसके अंदर Fe क्या है, उत्प्रेरक के तौर पे काम करता है और रिएक्शन फास्ट हो रही है हालांकि, लेकिन और ज्यादा फास्ट हो जाए अगर आपने उसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में MO मिला दिया, तो मोलिब्डेनम मिला दिया, इसका मतलब वो Fe के कार्य को और तेज करवाएगा। इसी प्रकार से देखो वनस्पति तेल में जब जल आपके H2 मिल गई तो वनस्पति घी का निर्माण हो रहा है, यहां पर निकिल उत्प्रेरक के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में कॉपर अगर मिला दिया उत्प्रेरक वर्धक के रूप में तो प्रक्रिया और भी तेज गति से संपन्न होगी। उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक वर्धक के जस्ट उल्टा, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। N2 और 3H2 आपस में काम कर रहे हैं, आयरन मिल रहा है और अमोनिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन बीच में CO आ गया, तो इसका मतलब वो अब Fe के काम को रोकेगा और अमोनिया का उत्पादन कम होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जब बनता है तो उसके साथ साथ उष्मा निकलती है, तो उसको उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन का क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा हीट निकलती है, उसको उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से ग्लूकोज जब 6O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, यह श्वसन अभिक्रिया है। तो श्वसन अभिक्रिया एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियां होती हैं विघटित होकर कंपोस्ट बन जाती हैं, खाद बन जाती है, वो भी क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया, वहां पर हीट निकलती है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया जस्ट उल्टा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उष्मा शोषित हो रही है, उष्मा काम आ रही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा का उपयोग करके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इन्होंने उपयोग किया,
अभिकारकों की तरफ उष्मा प्लस में आई है, लिखी हुई आए, इसका मतलब वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। या तीर के निशान के ऊपर आए तो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और उत्पादों की तरफ प्लस में लिखी हुई आए, इसका मतलब वो क्या है, आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां निकली है उष्मा, इसमें उष्मा काम आई है। अब ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उसका दैनिक जीवन में भी कोई प्रभाव है क्या? उपचयन का कोई दैनिक जीवन में प्रभाव है क्या? है। संक्षारण प्रक्रिया, जब भी कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने पर उस पर कोई परत चढ़ जाती है, उसको संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे को लंबे समय तक रखा जाए तो उस पर जंग लग जाती है और भूरे रंग की परत चढ़ गई। चांदी को अगर कई दिनों तक साफ नहीं किया जाए तो काले रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे को कई दिनों तक साफ नहीं करो तो आप हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब क्या है? संक्षारण है। अब किसी धातु को, लोहे को, इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है पहले से ही, जिससे उसके बाद में जंग नहीं लगती है, उसको यशद लेपन कहते हैं। एक विकृत गंधिता होती है, कोई तेल है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, उसको लंबे समय तक किसी स्थान पर रखा जाए तो उसका स्वाद और गंध है थोड़े बदल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्योंकि उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। आप देखते हो चिप्स की थैली को एकदम फुली फुली नजर आती है, तो चिप्स की थैली के अंदर पहले क्या होता है? वातावरण की नमी है, मतलब वहां पर O2 मौजूद है, तो क्या करते हैं? पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को उठाकर उसमें क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन डाल देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता। तो चिप्स की पैकेट खोलते हो तो आपको आराम से वो चिप्स इजीली आपको दिखती है, आराम से खाई जा सकती है, क्योंकि आप उसके अंदर क्या है? उसके अंदर नाइट्रोजन भरी है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन होती तो वो क्या होती? या तो थोड़ी सी मतलब सीमी टाइप हो जाती है, फिर उसमें रेंसिडिटी, गंध ज्यादा आ जाती, तो मेन तो विकृत गंधिता हो जाती है, उसमें रेंसिडिटी आ जाती। अब ये सारी की सारी बातें आई रासायनिक अभिक्रियाओं में। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक समीकरण ही तो हुई ना, तभी रासायनिक अभिक्रिया को अपन जब जिस रूप में लिखते हैं वो क्या है? रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को लिखते समय अब दो बातें अपने यहां पर महत्वपूर्ण आ रही हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। ये ए अभिकारक है, ये बी अभिकारक है, बाईं तरफ लिख दिया। सी उत्पाद बना, दाईं तरफ लिख दिया। बीच में तीर का निशान लगा दिया, तीर के निशान का सिर है, उधर उत्पाद है, और तीर के निशान की पूंछ है, उधर क्या है? आपके अभिकारक है। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर अभिकारक एक से ज्यादा हैं तो उनको जोड़ने के लिए प्लस का निशान शो करते हैं, प्लस के निशान से उसको दिखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अभिकारकों को तीर के निशान लगाते हैं, उसके बाद उत्पाद लिखते हैं। अभिकारक या उत्पाद एक से ज्यादा होने पर क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं क्या होता है? क्षय होता है। अतः तीर के चिन्ह के दोनों और अभिकारकों उत्पादों के क्या होनी चाहिए? संख्या समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। संतुलित करने की विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, बार बार ट्राई करते रहो। इसके अंदर मुख्यतः जो संतुलित करने वाली चीजें हैं उनमें ध्यान रखो कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर बाकी अन्य परमाणु को, या ना पहले उनको संतुलित कर लो। ये रिएक्शन है C3H8O2 प्लस CO2 और ये H2O। संतुलित है कि नहीं है इसको देखने के लिए देखो क्या करते हैं। C बराबर 3 है, इधर C बराबर 1 है, पहले पता चल गया ऐसा संतुलित है, यहां से लिख लो। ये H बराबर देखो इसमें 8 है और यहां पर H क्या है? 2 है। ऑक्सीजन यहां पर O2 1 है ना, O2 यहां पर कितने? 2.5 नहीं, गलत है ये, एक तो ये और एक ये 1.5। भाई O2 तो है, आधा ये है, तो 1.5 हो गया ना। इसका मतलब इस प्रकार से है O2 को लिखने पर ज्यादा सुविधा रहेगी, इसलिए O2 को लिख दिया, वरना O को भी लिख सकते थे, O को लिखकर भी कर सकते हो आप। अब सबसे पहले देखो कार्बन को संतुलित कर लो। कार्बन को संतुलित करने के लिए क्या, इधर 3 था, इधर 1 था, तो 3 से गुणा कर दो इधर, तो अब इधर कार्बन 3 हो गए, इधर कार्बन 3, क्योंकि अपन ने 3CO2 कर दिया। अब दोबारा संख्या लिखो। फिर H क्या, वो 8 है, इधर H 2 है, इधर O क्या है? 1 ही है, और इधर O2 क्या है? 3 तो ये हो गए O2, और आधा ये हो गया, 3.5 हो गए। अब किसको कर लो? H को संतुलित कर लो। आपने किसको कर लिया? पहले कर लिया कार्बन को संतुलित, अब किसको कर लो? H को संतुलित कर लो। अब H देखो संतुलित कैसे करेंगे, इधर 8 है, इधर 2 है, तो इसको मैं अगर 4 से गुणा कर दूं
तो हो जाएंगे ये 8 8 दोनों बराबर। ठीक है, इसको 4 से गुणा करते रिएक्शन ये हो जाएगी, देखो C3H8O2 3CO2 और इसको 4 से गुणा कर दिया। अब लिख लो क्या क्या चीजें हैं। कार्बन कितने हैं, 3 है, इधर कार्बन 3 है, H8 इधर है, H8 इधर है, इधर देखो ऑक्सीजन क्या है, 1 है, इधर देखो कितने हो गए, 3 तो ये और 2 ये, भाई 4 O है ना, तो 4 O का मतलब 2 O2 और 3 O2 ये, तो कितने हो गए, 5 O2 हो गए ओ। ठीक है, ये 5 हो गए, इस प्रकार से लिख लेना इसको, ओ गलत लिखे हुए जगह जगह। अब O2 को संतुलित कर लो, तो O2 को संतुलित करने के लिए भाई इधर इधर कितने थे, 1 है और इधर 5 है, तो इसको मैं 5 से गुणा कर दूं, इधर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते ही सही हो जाएगी। तो लास्ट में बना C3H8 बराबर 3CO2 प्लस 4H2O। ये केवल O से भी संतुलित कर सकते थे और O2 से भी। ये इधर इधर भी दोनों तरफ क्या कर लेना, यहाँ भी O2 लिख लेना ये, और पहले वाले में क्या कर लेना, यहाँ आपके इसमें 1.5 लिख लेना ये। अब इन्हीं भौतिक अवस्थाएं बताई जाती हैं इनकी। तो ये गैस है, ये गैसीय रूप में है, ये गैसीय है, और ये एक्वस सॉल्यूशन जलीय रूप में है। इस प्रकार से लिख देते हैं ये अभिक्रिया उत्क्रमणी होने पर दोनों तरफ क्या करते हैं, इस प्रकार का निशान लगाते हैं, और अभिक्रिया में कितना दाब और कितना ताप प्रयुक्त हुआ ये फिर तीर के निशान के ऊपर लिख दिया जाता है। उत्प्रेरक कोई कार्य करता है तो ये भी तीर के निशान के ऊपर, कोई भी उत्प्रेरक होता ना यहाँ पर, तो इस प्रकार से लिख देते हैं तीर के निशान के ऊपर। इस प्रकार से ये आपके जो चैप्टर है उसको मैंने फटाफट एक ही क्लास के अंदर करवाने की कोशिश करी है। आप उसको ध्यान से देख लें और इसको नोट कर लें। धन्यवाद।